तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इस उपागम का स्रोत प्रकारवाद है, यानी फंक्शनलिज्म है। इसमें व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से उसकी गतिविधियों, दशाओं या प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फंक्शनलिज्म का विकास तो प्रकारवादी या समग्रतावादी होलिज्म दृष्टिकोण किसी न किसी रूप में सदैव ही पाया जाता रहा है। प्राचीन यूनानी विचारक व आधुनिक विचारक मॉन्टेस्क्यू, कांट, स्पेंसर आदि शासन व्यवस्थाओं के कार्यों का अध्ययन करते रहे हैं। वर्तमान प्रकारवाद तुर्खीम, बोनिस्लाव मिलोनोव्स्की, ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, टॉलकोट पार्सन आदि मानव शास्त्रियों व समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया। राजनीति विज्ञान के प्रकारवादी उपागम का प्रतिपादन मानव शास्त्रियों गैब्रियल ए. आमंड, जेम्स ए. कॉलमैन आदि ने किया। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम पहले एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान में आया। मानव विज्ञान में इसका प्रयोग रैडक्लिफ ब्राउन व मिलोनोव्स्की ने किया। मिलोनोव्स्की व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे, अतः उनका प्रकारवाद मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म कहलाया। मिलोनोव्स्की के प्रकारवाद या समग्रतावादी दृष्टिकोण को जैविक सांस्कृतिक जैव सांस्कृतिक बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी से सोशियोलॉजी में आया। सोशियोलॉजी में इसका प्रयोग दुर्खीम, पार्सन्स, रॉबर्ट के मार्टन व मेरियन लेवी ने किया। सोशियोलॉजी से यह पॉलिटिकल साइंस व कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में आया, जहां इसका प्रयोग मुख्यतः आमंड व कॉलमैन ने किया है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में इसी उपागम का प्रयोग किया। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में प्रकारवादी उपागम के प्रतिपादक गैब्रियल ए. आमंड, जेम्स ए. कॉलमैन आदि हैं। लेविस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल में कुछ कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए आमंड ने एक अधिक व्यापक मॉडल संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल का विकास किया। यह विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी है। राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग सर्वप्रथम आमंड एवं कॉलमैन ने किया, परंतु विकासशील देशों के अध्ययन तक सीमित होने के कारण इस उपागम को अपूर्ण माना गया। अतः आमंड ने पावल के साथ मिलकर समस्त देशों एवं कालों के लिए विकास उपागम तैयार किया। इस विकास उपागम में पूर्व में दिए गए संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम को संशोधित करते हुए विकास सिद्धांत को मिलाया गया। संरचनात्मक प्रकारवाद का प्रयोग तो गैब्रियल ए. आमंड और जेम्स ए. कॉलमैन ने विकासशील देशों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए संरचनात्मक प्रकारवाद का प्रयोग द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 में किया। फिर लुसियन पाई ने दक्षिण पूर्व एशिया यानी म्यांमार में इसका प्रयोग किया। मारन बीनर ने दक्षिण एशिया विशेषकर भारत जैसे देशों का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया। जेम्स ए. कॉलमैन ने अफ्रीका के सहारा क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया। फिर लियोनार्ड बिंडर पाकिस्तान व ईरान का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जॉर्ज आई ब्लैंकस्टेन लैटिन अमेरिकी देशों के अध्ययन के लिए इस उपागम का प्रयोग किया। तो अब देखते हैं कि आमंड पर प्रभाव किसका था। तो आमंड ने अधिकांश शब्दावली पार्सन से ली है। आर्थर बेंटले व डेविड ट्रूमैन ने अनौपचारिक समूह तो आर्थर बेंटले और डेविड ट्रूमैन से अनौपचारिक समूह लिए हैं। प्रेरणा डेविड स्टन से ली है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा पर मैक्स वेबर की राज्य की परिभाषा का प्रभाव है। आमंड पर प्रभाव तो रैडक्लिफ ब्राउन, मिलोनोव्स्की, पार्सन्स, रॉबर्ट के मार्टिन, डेविड स्टन, आर्थर बेंटले, ट्रूमैन, रॉबर्ट हल का है। मैक्स वेबर प्लस बहुलवाद प्लस पश्चिमी उदारवाद विशेषकर यूएस की राज्य व्यवस्थाओं से भी आमंड प्रभावित रहे हैं। व्यवस्था की क्या परिभाषा देते हैं आमंड। तो राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो उन सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है जो कम या अधिक शारीरिक बाध्यता को काम में लेते हुए मेंटेनेंस और एडाप्टेशन स्थापित करने का कृत्य करते हैं। मैक्स वेबर राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधिसम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। आमंड का भी मानना है कि सामाजिक एकीकरण को संभव बनाने वाली शक्ति औचित्यपूर्ण या वैध शक्ति है। व्यवस्था की धारणा एवं प्रकारवाद तो फंक्शनलिज्म का मूल आधार क्या है? व्यवस्था की धारणा है। इसलिए संरचनात्मक प्रकारवादी उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की मूल इकाई समान व्यवस्था सिद्धांत के समान व्यवस्था है। आमंड के संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अन्य नाम है निष्पादन उपागम यानी परफॉर्मेंस अप्रोच, दूसरा है विकासात्मक अप्रोच या डेवलपमेंटल अप्रोच। बुक कौन कौन सी है? तो आमंड व कॉलमैन की पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 में आती है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज इस पुस्तक में संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल है जो विकासशील देशों तक सीमित है। इसमें परिवर्तन की बजाय स्थायित्व पर बल दिया गया है।
फिर आमंड ने अपनी प्रथमावस्था के संरचनात्मक प्रकारवाद के विषय में की गई आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए अनुभव किया है। उसमें वह राज्य व्यवस्था के अंगों में संतुलन या सामंजस्य की धारणा को लेकर चला था। यह धारणा स्थैतिक अथवा रूढ़िवादी झुकाव लिए थी। इसमें यह बताने की क्षमता नहीं थी कि राज्य व्यवस्थाएं कैसे और क्यों परिवर्तित होती हैं। इसमें राज्य व्यवस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया पर विचार नहीं किया गया। साथ ही उसमें विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं को आदर्श प्रकार मानकर उन्हें विकासशील देशों की तुलनात्मक योजना से बाहर रखा गया था। अपने नवीन विकासात्मक उपागम में उसने इन दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में ये बुक आती है आमंड पावेल की। तो इस पुस्तक में समस्त देशों व कालों में लागू होने वाला सुधार रूप, विकास रूप या विकास उपागम डेवलपमेंटल अप्रोच को इसमें बताया गया है। इसमें अंतर्निर्भरता को महत्व दिया गया। पॉलिटिक्स और डेवलपिंग एरिया 1960 में वर्णित संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम आमंड एवं कॉलमैन, संतुष्ट आमंड एवं पावेल ने 1966 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच में विकास उपागम विकसित किया। इसे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी कहा जा सकता है। इस पर स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत, डायच के संचार सिद्धांत व अन्य विकासवादियों का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में वह संतुलन का स्थान पर अंतर्निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस को ज़्यादा महत्व देता है। अपने नवीन उपागम को वह पावेल के साथ संभावनात्मक प्रकारवाद यानी पॉसिबिलिस्टिक फंक्शनलिज्म कहता है। इसमें उसका उद्देश्य अधिक व्यापक है और वह राजनैतिक परिवर्तन के कैसे और क्यों को भी शामिल करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था तत्व एवं विशेषताएं आमंड के हिसाब से तत्व कौन कौन से हैं? विशालता या सर्वव्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। दूसरा है अन्योन्यता यानी कि इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता। सीमाएं क्या हैं? जहां दूसरी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं व राज्य व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। जहां दूसरी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं वहां राज्य व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। विशेषताएं क्या हैं? राज्य व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकताएं, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, सभी व्यवस्थाओं के पास एक संरचना होती है। राजनीतिक प्रकारों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता, एक ही संरचना अनेक कार्य करती है। जैसे राजनीतिक दल जन जागृति के अलावा सरकार संचालन का भी कार्य करते हैं। फिर राज्य व्यवस्थाओं की संस्कृति मिश्रित होती है। आदिम यानी परंपरागत, नूतन व आधुनिक के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये डेवलपिंग जो एरियाज हैं वहाँ की जो संस्कृति होती है ऐसी होती है जहाँ पर परंपरागत एवं आधुनिक दोनों गुण एक साथ पाए जाते हैं। व्यापकता, तो इसमें काफ़ी तत्व व क्रियाएँ या पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं। अन्योन्यता, ये बेसिकली इंटरडिपेंडेंस है। व्यवस्था के एक अंग में परिवर्तन आते हैं तो उसका प्रभाव अन्य संगठनों पर भी देखा जा सकता है। सीमाएं क्या है? प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर उसका अंत होता है। राजनीतिक व्यवस्था के 3 तथ्य हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था एक स्थूल घटक विषय है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है तथा उससे प्रभावित होता है। विधि सम्मत बल प्रयोग के द्वारा सातत्य बनाए रखा जाता है। दूसरा, अंतःक्रियाओं का संपादन व्यक्तियों के मध्य नहीं अपितु उनके द्वारा संपादित भूमिकाओं के मध्य होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था, ओपन सिस्टम है जो बाह्य घटकों के प्रति संचार करती रहती है। तो बेसिकली व्यवस्थाओं के अध्ययन में दोनों लेखकों ने संरचनाओं की अपेक्षा प्रकारों अधिक रुचि दिखाई है क्योंकि वे अनेक संरचनाओं द्वारा संपादित हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ कार्य, गतिविधियां या क्रियाएं अवश्य करती है। इन्हें राज्य व्यवस्था की प्रकारात्मक अपेक्षाएं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कहा जा सकता है। ये कुल 7 वर्गों में रखी गई हैं। इन्हें निवेश इनपुट और निर्गत आउटपुट कहा जाता है। तो विकासशील देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आमंड ने 7 प्रकारात्मक संवर्ग कैटेगरीज बनाई हैं। उनके आधार पर एक संभाव्यता सिद्धांत प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी दी है। उनका दावा है कि इस योजना के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था के 7 प्रकार फंक्शन कौन कौन से हैं? तो इसके 7 मॉडल या फंक्शन क्या क्या है? तो इनपुट में क्या क्या फंक्शन आते हैं? राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती का, ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसका किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण में भर्ती कौन करता है? परिवार, विद्यालय, मंदिर, चर्च, मित्र मंडली हमारी एक प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती करती हैं। हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे अवगत कराती हैं। कौन सी पार्टी किसको क्या वोट करना है ये हमको बताती हैं। ये हमारा परिदृश्य क्या है, हमारी क्लास क्या है, हमारी कास्ट क्या है और हमारे हित किस पार्टी के साथ जाने में है, ये सब चीज़ें परिवार, विद्यालय, मंदिर, चर्च, मित्र मंडली आदि हमें बताते हैं। हित स्पष्टीकरण या स्वरूपीकरण या अभिमुखीकरण, आर्टिकुलेशन,
तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये दबाव समूहों के द्वारा होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो आमंड ने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। तो एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, एनॉमिक, तो एक और है, इसमें 4 बेसिकली प्रकार के होते हैं। फिर हित समूहन या इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये राजनीतिक दल करते हैं, जो बहुत सारे हित होते हैं उनको एक प्रकार से एग्रीगेट करते हैं, उनका समूहन करते हैं। और राजनीतिक संप्रेषण, संचार, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ये मीडिया करती है, या फीडबैक का पर्याय है। जो संचार है ये फीडबैक का पर्याय है, रक्त संचार से इसकी तुलना की जाती है। तो ये राजनीतिक प्रकार है, पॉलिटिकल फंक्शन है, और ये उपयुक्त चारों अनौपचारिक संरचनाएं हैं जो पॉलिटिकल फंक्शन करती हैं। आउटपुट, तो आउटपुट में जो एक प्रकार से ये डिमांड और सपोर्ट दिया गया, अब यहाँ पर इसका आउटपुट निकलेगा। तो जो रूल मेकिंग है, निर्णय निर्माण है, ये विधायिका द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है। रूल्स का जो एग्जीक्यूशन है या नियम क्रियान्वयन, ये कार्यपालिका करती है। नियम अधिनिर्णयन, ये न्यायपालिका करती है। तो ये शासन प्रकार है, गवर्नमेंटल फंक्शन है। और ये एक प्रकार की जो संरचनाएं ही औपचारिक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है ये, जबकि ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन थी। आमंड इनपुट प्रकारों को राजनीतिक प्रकार यानी पॉलिटिकल फंक्शन तथा आउटपुट प्रकारों को शासन प्रकार, गवर्नमेंट फंक्शन कहता है। अब राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बुक क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, 1960 में आती है। कुल इसमें प्रकार हैं 7, 4 इनपुट हैं और 3 आउटपुट हैं। इनपुट फंक्शन कुल 4 हैं। पहला है राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के मानस में राजनीति के ज्ञानात्मक मानचित्रों, कॉग्निटिव मैप्स का निर्माण करती है। इसके माध्यम से वह किसी राजनीतिक घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का मूल्यांकन करता है। यही प्रक्रिया व्यक्ति और व्यक्ति समूह की राजनीतिक मनोवृत्तियों एवं मूल्यों का निर्धारण करती है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति के मूल्य, विश्वास, संवेग, परंपराएं व आस्थाएं वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सिखाई जाती है। राजनीतिक संस्कृति का भावी पीढ़ी को प्रशिक्षण ही राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। यह समाजीकरण अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो संतुलन परक शैली की आधुनिक है, और असंतुलन या पिछड़ी शैली ये परंपरागत है, ये थर्ड वर्ड से रिलेटेड है। और जो संतुलन परक शैली है ये आधुनिक है, ये उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो शैली होती है ये सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, जबकि जो थर्ड वर्ड में शैलियाँ होती हैं ये एकनिष्ठ होती हैं, पर्टिकुलर होती हैं। फिर इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, एक प्रकार से स्पेसिफिक होती हैं, ये विशिष्टता होती है इसमें। और इसमें डिफ्यूज होता है ना, विस्तृत भी सिफ्ट होती हैं ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होती हैं, उपलब्धि प्रधान होती हैं, और ये आरोपित होती हैं, स्क्राइब्ड होती हैं। तो हमारे देश में, हम भारत में जाति प्रथा है, तो हमारे जैसे कोई जन्म से ही ब्राह्मण या दलित पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि हम शूद्र होंगे या ब्राह्मण होंगे, ये हम अर्जित नहीं करते हैं। एक प्रकार से हम अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं है, हम कहीं से इसको अचीव नहीं करते हैं, बल्कि हमारे ऊपर आरोपित होती हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जो मान्यताएं, हिंदू, मुस्लिम, हमारी जातिगत जो मान्यताएं हमारे ऊपर पहले से आरोपित कर दी जाती है। भाव तटस्थ ये अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होती है इसमें, और इसमें भावात्मक होती है, अफेक्टिव होती है। तो इसमें समुदायोन्मुखी यानी कलेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं, ये संतुलन परक शैलियाँ होती हैं। और जो असंतुलन या पिछड़ी परंपरागत शैली होती हैं ये सेल्फ ओरिएंटेड होती है। राज्य व्यवस्थाओं की संस्कृति मिक्स्ड प्रकार की होती है, फिर भी इनका आनुभाविक वर्णन किया जाना आवश्यक होता है। इनका वर्णन करने के लिए आमंड कॉलमैन ने पार्सन्स की शब्दावली व विलोम युग्मों को ग्रहण किया है। मिश्रित संस्कृति की निष्पादन शैली, परफॉर्मेंस स्टाइल के प्रकार, तो पहला है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, सार्वभौमिक या एकनिष्ठता, विस्तृत या स्पेसिफिक और डिफ्यूज, अचीवमेंट ओरिएंटेड और स्क्राइब्ड, इफेक्टिव, न्यूट्रल और इफेक्टिव, कलेक्टिविटी ओरिएंटेड या सेल्फ ओरिएंटेड हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एरिक्स द्वारा विवेचित औद्योगिक समाज सार्वभौमिक, विशिष्ट, उपलब्धि प्रधान एवं भावात्मक तटस्थता से युक्त होता है, मानक व संरचनाएं रखते हैं। तथा कृषि प्रधान समाज यानी जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन है ये एक देशी होते हैं, विस्तृत होते हैं, आरोपित होते हैं, भावात्मक, मानक होते हैं एवं संरचनाएं रखते हैं ये। फिर राजनीतिक भर्ती, तो राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, सरकार के विभिन्न पदों व नौकरशाही के पदों पर नियुक्तियां राजनीतिक भर्ती कहलाती है। तो राजनीतिक समाजीकरण में भर्ती करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? परिवार है, मित्र मंडली है, पीयर ग्रुप्स हैं, धार्मिक संस्थान है, शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल, महाविद्यालय, मीडिया आदि, ये राजनीतिक समाजीकरण में भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं। अब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी हित स्वरूपीकरण या स्पष्टीकरण,
तो यह राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण पर आधारित होता है। व्यक्ति द्वारा अपने हितों व मांगों को दबाव समूहों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। किसान अपनी मांगों को किसान यूनियन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रकट करते हैं। हित स्पष्टीकरण करने वाली संरचनाएं दबाव समूह है। तो आमंड दबाव समूहों के 4 प्रकार बताता है। पहला इंस्टीट्यूशनल यानी राजनीतिक, दूसरा है एसोसिएशनल यानी गैर राजनीतिक व व्यवसायिक प्रवृत्ति की, नॉन एसोसिएशनल धार्मिक प्रवृत्ति की व नजातीय। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या आ जाएगा, जो ब्यूरोक्रेटिक, एक प्रकार से जो सरकार के भीतर जो दबाव समूह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो नौकरशाही का दबाव समूह। एसोसिएशनल गैर राजनीतिक व व्यावसायिक प्रकृति के होते हैं ये, तो एक प्रकार से जो बहुत सारे जो संगठन, मजदूर यूनियन बने होते हैं, ये सब क्या एसोसिएशनल के उदाहरण है। नॉन एसोसिएशनल ये धार्मिक प्रकृति के और नजातीय प्रकृति के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरएसएस, ये नॉन एसोसिएशनल ग्रुप का उदाहरण हो जाएगा। और एनोमिक हिंसा के अचानक प्रकट होने वाले, तो ये एक प्रकार से जो हिंसक ग्रुप होते हैं उनका उदाहरण है और ये अचानक प्रकट हो जाते हैं। फिर समूहीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, तो समूहीकरण का कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक दलों, मंत्रिमंडलों, सेबी वर्ग आदि के द्वारा किया जाता है। विकसित प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में हित समूहीकरण की विशिष्ट आधुनिक संरचना राजनीतिक दल है। समूहीकरण करने वाली संरचना कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। तो आमंड की दलीय व्यवस्था के प्रकार 4 प्रकार हैं। पहला अथॉरिटेरियन सिस्टम, सत्तावादी व्यवस्था, तो चीन जैसे देशों में पाई जा सकती है। यहाँ पर एक ही पार्टी की चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन, तो ये भारत की व्यवस्था 1967 तक की हो सकती है। यहाँ पर डोमिनेंट भी है लेकिन अथॉरिटेरियन नहीं है, यानी प्रभावित तो है किंतु सत्तावादी नहीं। फिर कॉम्पिटेटिव बाइपोलैरिटी, प्रतियोगी द्विदलीय प्रणाली, तो ये अमेरिका और एक प्रकार से जो ब्रिटेन है वहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। भारत में भी वर्तमान में यही सिस्टम उभर रहा है, यहाँ पर यूपी और एनडीए के बीच लड़ाई होती है। प्रतियोगी बहुदलीय प्रणाली, कॉम्पिटेटिव मल्टीपोलैरिटी सिस्टम, तो इसका उदाहरण बेसिकली भारत हो सकता है, इसका भी उदाहरण भारत हो सकता है, इसका भी उदाहरण हो सकता है भारत। भारत इसमें सूट नहीं करेगा पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि भारत में कंप्लीट बाइपोलैरिटी नहीं, भारत में अन्य दल भी है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है एक प्रकार से, अभी वर्तमान में उभर कर जो आया। समूहीकरण की शैलियाँ, तो पंथ निरपेक्ष, प्रयोजनात्मक, समझौतावादी, सेकुलर, प्रैग्मेटिक, बार्गेनिंग, निरपेक्ष मूल अभिविन्यस्त, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिएंटेड, आदर्शवादी, विशिष्टतावादी अथवा परंपरागत, तो आइडियोलॉजिकल, पर्टिकुलरिस्टिक और ट्रेडिशनल। राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के सभी 6 प्रकार राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन द्वारा निष्पादित होते हैं। स्वायत्त संचार व्यवस्था समाज को राजतंत्र को समाज से जोड़ती है तथा पुनः संभारण यानी फीडबैक करती है। ग्रेट ब्रिटेन व संयुक्त राज्य में ऐसा स्वायत्तशील राजनीतिक संचार पाया जाता है। अमन राजनीतिक संचार की तुलना रक्त प्रवाह से करता है। संचार 2 तरफा क्रिया है, इसके द्वारा विभिन्न समूहों की मांगें, समर्थन व विरोध सरकार तक पहुंचाए जाते हैं और सरकार की आवश्यक सूचनाएं, निर्णय व नीतियां आम जन तक पहुंचाई जाती है। आउटपुट फंक्शन, निर्गत कार्य, तो ये कुल 3 हैं। तो एक है रूल मेकिंग, ये विधायिका करती है। रूल एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव करती है और रूल एजुकेशन का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो नेक्स्ट है आमन द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण। तो आमन द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण देखते हैं। तो आमन की राजनीतिक व्यवस्था की धारणा लगभग पहले जैसी है। अंदर इतना है कि विकास उपागम में उसने अंतर्निर्भरता को केंद्रीय स्थान दिया है, यानी इंटरडिपेंडेंसी को केंद्रीय स्थान दिया। अतः क्रियागत प्रकारों की 3 अवस्थाएं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में रखा गया है इसको। आमंड ने पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया के 3 स्तर बताए हैं, आमंड व पावल ने। फर्स्ट स्टेज है व्यवस्था अनुरक्षण व अनुकूलन, यानी मेंटेनेंस एंड एडाप्टेशन। तो इस स्तर पर मांगों व समर्थन के द्वारा व्यवस्था में इनपुट डाले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है, मांगे व समर्थन के द्वारा इनपुट डाले जाते हैं। फिर सेकंड स्टेज ये रूपांतरण प्रक्रिया है, कन्वर्जन प्रोसेस है, इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। और थर्ड स्टेज में व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्य, सिस्टम कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो क्षमता 5 प्रकार की होती है। पहली वितरण क्षमता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव क्षमता, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटी। हित लाभ व संसाधन वितरण की क्षमता, साम्यवादी व्यवस्थाओं में प्रबल वितरण क्षमता होती है। फिर विनियमन क्षमता, रेगुलेटिव कैपेसिटी, व्यवहार नियंत्रण के लिए विधि सम्मत बल प्रयोग की क्षमता। तानाशाही व्यवस्थाओं में यह ज़्यादा क्षमता ज़्यादा होती है।
रेगुलेटिव पावर कहाँ होती है? तानाशाही व्यवस्था में ज़्यादा होती है, जैसे कि हिटलर व मुसोलिनी। डिस्ट्रीब्यूटिव पावर ये साम्यवादी व्यवस्थाओं में ज़्यादा होती है। और एक्सट्रैक्टिव पावर यानी प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों को उपयोग लाने की क्षमता ये सर्वाधिकारवादी या तानाशाही व्यवस्थाओं में ज़्यादा होती है। रिस्पॉन्सिव पावर तो मांगों की पूर्ति करने की क्षमता ये लोकतांत्रिक प्रणालियों में ज़्यादा होती है। तो लोकतंत्र जो होते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। और सिंबॉलिक पावर ये घोषणा, प्रदर्शन, झंडा फहराना, परेड इत्यादि ये रिस्पॉन्सिव क्षमता होती है, रिस्पॉन्सिव सिंबॉलिक होती है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत इन तीन स्तरों के मध्य परस्पर संबंधों की खोज करता तथा प्रत्येक स्तर पर उन प्रकारों के अंतः संबंधों से अंतर्ग्रस्त रहता है। इन स्तरों की व्याख्या इन प्रकार से की गई है। पहला, व्यवस्था अनुकूलन, भर्ती व समाजीकरण स्तर यानी सिस्टम एडेप्टेशन, रिक्रूटमेंट एंड सोशल लेवल। इस स्तर पर राज्य व्यवस्था की टूट फूट की मरम्मत, अंगों में परिवर्तन या सुधार, आधुनिकीकरण आदि प्रकार किए जाते हैं। विभिन्न व्यक्तिगत कार्यों के लिए धारकों की भर्ती की जाती है। उनको कार्य निष्पादन में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यानी समाजीकरण किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न धारकों को यानी व्यक्तियों को कार्यों के लिए भर्ती किया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है और इस प्रकार उनका सोशलाइजेशन किया जाता है। कन्वर्जन लेवल, तो अमन ने स्टर्न के इनपुट आउटपुट प्रारूप का उपयोग करते हुए उसमें संशोधन किया है। इनपुट व आउटपुट पर्यावरण से संबंध रखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था इनपुट को रूपांतरित करके आउटपुट बनाती है। रूपांतरण संरचनाओं द्वारा किया जाता है। रूपांतरण प्रकारों को 6 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, हितों व मांगों का स्वरूपीकरण यानी आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड्स। हितों का नीति प्रस्तावों के रूप में समूहीकरण या संयोजन। नीति प्रस्तावों का आधिकारिक नियमों में रूपांतरण और सामान्य नियमों का विशिष्ट मामलों में प्रयोग। फिर 5वां है व्यक्तिगत मामलों में नियमों का अधिनिर्णय तथा सूचनाओं का संचारण। सामर्थ्य स्तर यानी कैपेबिलिटी लेवल। सामर्थ्य प्रकारों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, दोहनात्मक यानी एक्सट्रैक्टिव पावर, जैसे कि कर या सेवाएं लेना। व्यवहार का निगमन एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, इसमें निवास, आवागमन, रक्त आदि नियम और विधियां बनाना। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और एलोकेटिव जो लेवल है, इसमें पद, सेवाएं, धन आदि का प्रदान करना। सिंबॉलिक, इसमें नीतियों व संकल्पनाओं की घोषणा, प्रदर्शन आदि आता है। प्रत्युत्तर यानी रिस्पॉन्सिव, इसमें मांगों व पूर्ति के संबंध इसमें अंतर होता है। अनुक्रियात्मक सामर्थ्य आउटपुट तथा आंतरिक व बाह्य पर्यावरणों से संबंध रखते हैं। तो अनुक्रियात्मक सामर्थ्य आउटपुट तथा आंतरिक व बाह्य पर्यावरणों से संबंध रखते हैं। अनुक्रियात्मक सामर्थ्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था अथवा समाज की तरफ से आने वाले निवेशों व निर्गतों से संबंध रखता है। आमंड राज्य व्यवस्था अनुकूलन यानी पॉलिटिकल सिस्टम एडाप्टेशन व मेंटेनेंस के लिए स्टेबिलिटी, स्थायित्व, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम और समस्थिति यानी होमोस्टैटिक शब्दों का प्रयोग करता है। आमंड के अनुसार सभी व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति संतुलन प्राप्ति में होती है। अब नेक्स्ट है रॉबर्ट के मार्टिन का योगदान। तो प्रकारवाद में योगदान देने वाला अन्य विचारक रॉबर्ट के मार्टिन है। यह पार्किंसंस का विद्यार्थी होते हुए भी उससे भी विचार रखता था, जबकि पार्सन्स ऐसे सर्वसमावेशी संवर्गों, कैटेगरीज तथा संबंधों की खोज में लगे थे जो सामाजिक घटनाओं के किसी भी सेट की व्याख्या कर सके अथवा एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण हो सके। मार्टन मध्य स्तरीय सिद्धांतों यानी मिडिल रेंज थ्योरीज का प्रतिपादक है। मिडिल रेंज थ्योरीज का प्रतिपादक कौन है? मार्टन। उसने प्रकारों के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सुकार्य यानी फंक्शन, दूसरा है पहला इन फंक्शन, दूसरा है डिसफंक्शन और तीसरा है नॉन फंक्शन। जब कोई प्रकार व्यवस्था के अनुकूलन, एडाप्टेशन तथा सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट में रुकावट उत्पन्न करता है तब वह विकार डिसफंक्शन हो जाता है। अगर कोई प्रकार अनुकूलन व एडजस्टमेंट में रुकावट उत्पन्न करता है तो डिसफंक्शन कहलाता है। उसके अनुकूलन व सामंजस्य में सहायक होने वाले सुकार्य इन फंक्शन कहलाते हैं। किंतु कोई प्रकार अत्यधिक यानी रिडंडेंट या अनुपयोगी भी हो सकता है, उसे नॉन फंक्शन कहा जाता है। समाज की स्वस्थ अवस्था को यूनोमिया तथा पतना अवस्था को डायनोमिया कहा जाता है। रॉबर्ट मार्टिन के प्रकार तो पहला है इनफंक्शनल यानी कृत्यात्मक, दूसरा है नॉन फंक्शनल। तो कृत्यात्मक यानी इनफंक्शनल ये वे कार्य हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के स्थायित्व में सहायक होते हैं। नॉन फंक्शनल ये व्यवस्था के लिए अनुपयोगी होते हैं। और
डिसफंक्शनल, ये स्थायित्व में बाधा डालते हैं, व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं। टॉलकॉट पार्सन का योगदान। टॉलकॉट पार्सन को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत निर्माता कहा जाता है। समाज व्यवस्था की सततता के लिए कुछ प्रकारात्मक अपेक्षाएं, फंक्शनल रिक्विजिट्स आवश्यक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिमान संधारण तथा तनाव प्रबंधन यानी पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट। दूसरा है गोल अटेनमेंट। तीसरा है एडेप्टेशन और चौथा है इंटीग्रेशन। पार्सन्स की शब्दावली है उसको क्या कहते हैं? गली। गली का अर्थ क्या है? जी का मतलब है गोल अटेनमेंट, लक्ष्य सिद्धि। तो राजनीतिक जो संरचनाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि द्वारा गोल अटेनमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो पहले गली का जो पहला जी है उसका मतलब है गोल अटेनमेंट। ए का मतलब है एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। आर्थिक संरचनाओं यानी कि बाजार, श्रमिक संगठन, वित्तीय समितियों द्वारा इसका एडाप्टेशन किया जाता है। फिर लेटेंसी यानी पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट, प्रतिमान अनुरक्षण व तनाव प्रबंधन, ये परिवार, शैक्षणिक व जाति संस्थाओं द्वारा किया जाता है। फिर इंटीग्रेशन, ये सामाजिक, आर्थिक व कानूनी संरचनाओं द्वारा इंटीग्रेशन का काम किया जाता है। याद रखिएगा, जी मतलब गोल अटेनमेंट, ए मतलब एडेप्टेशन, एल मतलब लेटेंसी और आई मतलब इंटीग्रेशन। मेरियन जे लेबी का योगदान। तो मेरियन जे लेबी ने संरचनाओं को अधिक महत्व देते हुए समाजों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए कुछ नई अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। मार्टिन की अवधारणाओं पर आधारित सुकार्य विकार्य की तरह उसने सुसंरचना व विसंरचना की अवधारणा दी है। सुसंरचना यानी इन स्ट्रक्चर और डिसस्ट्रक्चर की अवधारणा में उसने ऐसी संरचनाओं को ग्रहण किया है जो व्यवस्था को बनाए रखने में क्रमशः सहायता अथवा बाधा पहुंचाती। एडवर्ड सील्स राज्य व्यवस्थाओं का वर्गीकरण ये करता है। तो आमंड व कॉलमैन संरचनात्मक प्रकारात्मक की समस्त अवधारणाओं को काम में लेते हुए विकासशील राज्य व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए पार्सन की शब्दावली का उपयोग करते हैं। आमंड कॉलमैन ने स्वीकार किया है कि उनकी प्रकारों, संरचनाओं व शैलियों संबंधी विवेचना पार्सन्स व एडवर्ड सील से प्रभावित है। परंपरागत पश्चिमी प्रारूप ब्रिटिश, अमेरिकी और फ्रांसीसी हैं, किंतु एडवर्ड सील्स ने बताया है कि अब पश्चिमी देशों यानी नॉन वेस्टर्न देशों में उनके पूर्ण अनुवर्ती प्रारूप नहीं पाए जाते हैं। तो उसने विकासशील देशों का अध्ययन करके 6 प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। उनमें से आमंड कॉलमैन ने उपयोगिता की दृष्टि से 5 को स्वीकार किया। राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकार। पहला है डेमोक्रेसी में राजनीतिक व ट्यूटलरी यानी अभिभावकी 2 प्रकार की डेमोक्रेसी हो सकती है। एक पॉलिटिकल, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या पीएम जैसी व्यवस्था होगी। दूसरा ट्यूटलरी यानी अभिभावकी, यहाँ पर गाइडेड डेमोक्रेसी हो सकती है। ओलिगार्कीज में मॉडर्नाइजिंग यानी आधुनिकीकरणशील। फिर दूसरी है सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन, हिटलर जैसी ओलिगार्कीज। फिर परंपरागत ट्रेडिशनल ओलिगार्की। प्रथम मॉडल को वे राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, उदाहरण के लिए जापान, इजराइल, भारत इत्यादि। दूसरा मॉडल घाना, नाइजीरिया आदि देशों में पाया जाता है। यह ट्यूटलरी डेमोक्रेसी होती है, अभिभावकी डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पर गाइडेड डेमोक्रेसी होती है। तीसरा मॉडल आधुनिकीकरणशील अल्पतंत्र मॉडर्नाइजेशन ओलिगार्की है, जिसमें प्रजातंत्रात्मक संविधान स्थगित रहते हैं और सेवी वर्ग या सेना वर्ग का प्रभुत्व रहता है। ये प्रजातंत्र व आधुनिकता लाने का दम भरते हैं। पाकिस्तान, बर्मा, तुर्की, सूडान आदि अनेक देशों में इसका उदाहरण हो सकते हैं। चौथा मॉडल सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र टोटलिटेरियन ओलिगार्की है, जिसके वर्तमान उदाहरण उत्तरी कोरिया व भूतपूर्व नाजी जर्मनीवादी और फांसीवादी इटली आदि थे। पांचवा मॉडल परंपरागत अल्पतंत्र ट्रेडिशनल ओलिगार्की का है, जो प्रायः राजतंत्रात्मक, वंश परंपरागत व परंपरा आधारित होते हैं। भर्ती का आधार स्टेटस व रक्तवंश होता है, जैसे नेपाल, सऊदी अरेबिया। खैर नेपाल में तब डेमोक्रेसी आ गई है। सऊदी अरेबिया, भूटान आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टन व आलमंड की तुलना कर लेते हैं। तो स्टन इनपुट व आउटपुट दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि आमंड इनपुट को महत्वपूर्ण मानता है, आउटपुट का वर्णन केवल उसका डिस्क्रिप्शन भर देता है, वर्णन भर करता है। आमंड का केंद्र बिंदु गैर सरकारी यानी अनौपचारिक संरचनाएं हैं जो इनपुट का कार्य करती हैं। आउटपुट लाने वाली सरकारी औपचारिक संरचनाओं को वह अधिक महत्व नहीं देता है। आमंड ये किसको महत्व देता है? गैर सरकारी यानी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को। स्टन प्रकारों को यानी रूपांतरण क्रिया, फॉर एग्जाम्पल कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि आमंड प्रकारों व संरचनाओं दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। आमंड फीडबैक यानी राज संप्रेषण या कुल मिलाकर फीडबैक और पर्यावरण को इनपुट का हिस्सा मान लेता है, अलग से वर्णन नहीं करता है।
ईस्टर्न का मॉडल केवल पाश्चात्य उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है, जबकि आलमंड का मॉडल विकासशील पिछड़े देशों पर भी लागू होता है। इसका स्तर आलमंड का उपागम ज्यादा व्यापक हो जाता है। इसके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास भी मापा जा सकता है, इसलिए आलमंड के मॉडल को विकासात्मक मॉडल या डेवलपमेंटल मॉडल भी कहा जाता है। ईस्टर्न व आलमंड की आलोचना। तो प्रायः सभी प्रकारवादी यथास्थितिवादी हैं, स्थायित्व ये मेंटेन करना चाहते हैं, संतुलन जैसी अनुदारवादी यानी कंजर्वेटिव अवधारणाओं के ये पक्षधर होते हैं। ईस्टर्न परसिस्टेंस से तो आलमंड व कॉलमैन एडाप्टेशन, मेंटेनेंस व स्थायित्व के लक्ष्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। यथास्थितिवादी कौन होते हैं? यह मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है। वैचारिक रूप से यह रूढ़िवादी की ओर झुका हुआ है। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। परिवर्तनों की समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मूलभूत परिवर्तन की प्रक्रियाओं से गुजरे रहे समाजों के अध्ययन में ये सहायक नहीं हो सकते। तो जहाँ पर जो समाज ट्रांजिशन के फेज में है, उसका अध्ययन ये नहीं कर सकते। फिर मार्क्सवाद साम्यवाद विरोधी, क्योंकि ये धीमे व क्रमिक परिवर्तन के हिमायती हैं, ना कि रेडिकल चेंजेस के, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि साम्यवाद व मार्क्सवाद के विरोधी हैं। टेंसीमैन के अनुसार यह मार्क्सवादी विश्लेषण के विरुद्ध पश्चिमी पूंजीवाद समाज को बचाने का रक्षा तंत्र व समाज व मार्क्सवाद के विकल्प के रूप में इसको देखा जा सकता है। यंग के अनुसार संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के समर्थक संघर्ष कन्फ्लिक्ट की बजाय एकीकरण इंटीग्रेशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये बुर्जुआ प्रणाली को बनाए रखना चाहते हैं और साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं। दोनों की रोल मॉडल पश्चिमी व्यवस्थाएं हैं जो मूल निरपेक्ष हैं, पश्चिमी मूल्यों की ओर ये झुके हुए हैं। तो ये यूरो सेंट्रिज्म से प्रभावित है, ये यूरोप की व्यवस्था को ही आइडल मानते हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड के जो नेशन हैं उनकी व्यवस्थाओं को ये आइडल नहीं मानते हैं। हंटिंगटन के अनुसार संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया उपागम राजनीति में, और तुलनात्मक इतिहास उपागम सिद्धांत निर्माण में दुर्बल था। हंटिंगटन ने इस उपागम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह आश्चर्य की बात थी कि राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए इस उपागम को उस समय चुना जब समाज शास्त्रियों के द्वारा उनकी कड़ी आलोचना इस आधार पर की जा रही थी कि परिवर्तन के अध्ययन के लिए आवश्यक संवेदनशीलता का उनमें अभाव था और इस दृष्टि में उनकी उपयोगिता बहुत सीमित थी। विल्बर्ट मूल ने इस संकल्पनात्मक संयोजना की कमजोरियों पर लिखा है कि यह सिद्धांत परिवर्तन के मूल कारणों को जानने का प्रयास नहीं करता, केवल परिवर्तनों के बारे में संकेत दे सकता है जो बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करने में सहायक हो सकता है। उन परिवर्तनों के संबंध में नहीं जो समाज को सतत रूप से एक विशेष दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह उन भूतकालीन परिवर्तनों को जिनका प्रभाव व्यवस्था के वर्तमान अध्ययन पर पड़ता है समझा पाने में सक्षम नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था और दक्षता पर केंद्रित होते हैं। संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल विकासशील देशों का अध्ययन करता है। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता विशेष से मिलती है। आमंड के मॉडल के प्रेरक हैं ईस्टर्न टॉलकॉट पार्सन। इसमें आमंड शब्दावली ली है टॉलकॉट पार्सन से, डेविड रोमैन इससे अनौपचारिक समूह लिए हैं। इस उपागम का प्रयोग लुसियन पाई ने दक्षिण पूर्वी एशिया, मायरन बीनर ने भारत व कॉलमैन ने नाइजीरिया के अध्ययन में किया है, पर वह राजनीतिक विकास उपागम के तहत आता। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चरल फंक्शन मॉडल खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आप इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की, और थैंक्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये प्रयास आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा तो आप इसकी मेंबरशिप लेके एक ग्रेटफुलनेस दिखा सकते हैं, थैंकफुलनेस दिखा सकते हैं, थैंक्स भी आप बोल सकते हैं। अब एक ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप थैंक्स भी, स्पेशल थैंक्स भी बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।